जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप, और छत्तीसगढ़ की आज की सारी बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक लगातार रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन से पहले विष्णु भैया का बहनों को एक बड़ा तोहफा देखने को मिला। 67 लाख से ज्यादा खातों में महतारी वंदन योजना की 31वीं किस्त का भुगतान जारी कर दिया गया है। रक्षाबंधन से पहले छत्तीसगढ़ की करीबन 67 लाख से अधिक माताओं और बहनों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री ने बीते दिन बालोद जिले के डोंडी लोहारा में आयोजित किए गए महतारी वंदन योजना सम्मान समारोह में योजना की करीबन 31वीं किस्त राशि हितग्राहियों के तौर पर बैंक खातों में हस्तांतरित कर दी है, जहां प्रदेश की तकरीबन 67,28,918 महिलाओं के खाते में कुल 631 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। इसके अलावा डोंडी लोहारा के लाल रघुवीर सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के मद्देनजर सरकार ने सितंबर माह की किस्त भी निर्धारित समय से पहले यानी 25 अगस्त को ही जारी करने का निर्णय किया है। वहीं महतारी वंदन योजना को लेकर के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता की कहानी भी सुनाई। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू की दस्तक देखने को मिल रही है, जहां दुर्ग और भिलाई में 2 नए मरीज पाए गए। अब तक 3 के केसेस की पुष्टि हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। दुर्ग और भिलाई में स्वाइन फ्लू के 2 नए मरीज मिलने की वजह से अब चिंता बढ़ चुकी है। दोनों मरीज की उम्र करीबन 45 से 50 वर्ष के बीच बताई जा रही है, और इसके पहले दुर्ग में करीबन 3 साल की बच्ची में N1N1 संक्रमण के करीबन पुष्टि हो गई थी। और ताज़ा जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिले में अब तक स्वाइन फ्लू के 3 मरीज सामने आ चुके हैं। इनमें से एक मरीज का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए निगरानी बढ़ा दी है। इसी के साथ ही बच्चों और साथ ही बुजुर्गों में संक्रमण के अधिक जोखिम होने के कारण विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 25 अगस्त की उपलब्ध रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में 2 पुष्ट यानी H1N1 के मामले बताए गए थे, एक रायपुर और एक दुर्ग में। इसके बाद 26 अगस्त को दुर्ग भिलाई में 2 नए मरीज सामने आने की रिपोर्ट पाई गई है। हालांकि अलग अलग रिपोर्टों में आंकड़ों को लेकर के अंतर दिखाई दे रहा है, इसीलिए राज्य का आधिकारिक कुल आंकड़ा स्वास्थ्य विभाग की ताजा बुलेटिन से ही निश्चित माना जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ की 3 बच्चियों की उल्टी और दस्त की वजह से मौत हो गई। 2 ने इंदौर में, जबकि तीसरी ने इटारसी में अपना दम तोड़ दिया, और तीनों ही जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली थीं। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 3 बच्चियों ने उल्टी और दस्त की शिकायत की वजह से अपनी जान गंवा दी। इंदौर के बेटमा थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 बच्चियों ने इंदौर और साथ ही तीसरी ने इटारसी में अपना दम तोड़ दिया। तीनों एक ही परिवार की रहने वाली थी। साथ ही बात करें बेटमा पुलिस के मुताबिक तो तीनों बच्चियों की उम्र 10, 8 और 5 वर्ष बताई गई है। इनमें से 2 ने इंदौर में अपना दम तोड़ा, जबकि तीसरी बच्ची की तबीयत छत्तीसगढ़ ले जाते समय बिगड़ गई। उसे इटारसी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। तीनों ही बच्चियां मूल रूप से जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ की रहने वाली थीं। रामानुजगंज के तेतरडीह में कृषि विभाग का बांध टूट गया और खेतों में इसकी वजह से पानी भर गया। धान की फसल को नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले से इसमें दरारें थीं। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम तेतरडीह में मंगलवार दोपहर करीबन 2 बजे कृषि विभाग का बांध टूट गया, और इस बांध टूटने के बाद बड़ी मात्रा में पानी नीचे स्थित खेतों में पहुंच गया, और इसकी वजह से धान की फसल को भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही SDM अभिषेक गुप्ता मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, जहां उन्होंने किसानों को वास्तविक हुए नुकसान का आकलन होने के बाद ही स्थितियों के स्पष्ट होने और साथ ही प्रशासन की टीम प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करके फसल नुकसान का आकलन कर रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यह बांध कृषि विभाग का था और जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत बनाया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि बांध में पहले से ही दरारें मौजूद थीं और इसकी जानकारी विभागीय अधिकारियों को भी दे दी गई थी। इसके बावजूद समय रहते इसकी कोई भी मरम्मत नहीं कराई गई। दुर्ग जिले में पेंड्रावन स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर के छात्रों का प्रदर्शन करीबन 12 घंटे तक चला, जहां 9वीं से 12वीं तक के करीबन 400 छात्र छात्राओं ने मंगलवार दोपहर खैरागढ़ धमधा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम आयोजित किया, और इस प्रदर्शन में करीबन 12 बजे तक इस प्रदर्शन को जारी रखा गया। मौके पर SDOP, तहसीलदार, SDM और स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक संचालक समेत तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर
पर अड़े रहे। बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से फोन पर बातचीत करी गई और आश्वासन मिलने के बाद ही छात्रों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। छात्रों की मांग पर स्कूल में चल रही ओपन स्कूल व्यवस्था अगले सत्र से खत्म करने का फैसला किया गया। प्राचार्य को भी हटा दिया गया है। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए 4 नए शिक्षकों की व्यवस्था की गई है और अब स्कूल में कुल 7 शिक्षक होने वाले हैं। साथ ही नए प्राचार्य की भी नियुक्ति कर दी गई है। हालांकि छात्रों की मांगे 17 शिक्षकों को लेकर थी। खासकर आर्ट्स और कॉमर्स के शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे थे। विभाग ने कॉमर्स के एक शिक्षक की जल्द व्यवस्था करने और आश्वासन दिया, लेकिन छात्र पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था होने तक प्रदर्शन खत्म करने को तैयार नहीं थे। बता दें कि पूरे स्कूल में करीबन 400 छात्र पढ़ते हैं और छात्रों के मुताबिक उन्हें पढ़ाने के लिए सिर्फ 3 ही शिक्षक और एक प्रिंसिपल हैं, जबकि स्कूल में कम से कम 17 शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षकों की कमी के कारण कई विषयों की नियमित पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही थी और सिलेबस का भी समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। इसी समस्या को लेकर 21 अगस्त को भी प्रदर्शन और चक्काजाम आयोजित किया गया था। छत्तीसगढ़ के आईजीकेवी रायपुर के यूनिवर्सिटी के पेपर लीक का तीसरा मामला अब एक बार फिर से उजागर हुआ है। फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का पेपर भी लगभग 5 घंटे पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी आईजीकेवी के पेपर लीक का एक और मामला सामने आया है। बीएससी फर्स्ट ईयर के फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स का पेपर 19 अगस्त को सुबह 10 बजे होने वाला था, लेकिन परीक्षा से करीबन 5 से 6 घंटे पहले यानी सुबह ही 4 से 5 बजे के बीच पेपर की पीडीएफ स्टूडेंट्स के बीच वायरल हो गई। वायरल हुई पीडीएफ और एग्जाम में पूछे गए सवाल बिल्कुल एक जैसे थे। पीडीएफ में पेपर के तीनों पार्ट के भी सभी सवाल मौजूद थे। इतना ही नहीं, 6 नंबर वाले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पहले से ही पीडीएफ में मौजूद थे और उनके आंसर भी दिए गए थे। 19 अगस्त की सुबह जेनेटिक्स का पेपर स्टूडेंट्स के बीच पहुंच गया। वायरल पीडीएफ में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के सवाल भी मौजूद थे। बता दें कि यहाँ तस्वीरों के माध्यम से आप इस वक्त देख सकते हैं। बिलासपुर में सड़क पर उतरे टीचर्स रैली निकाल करके कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। टेट की अनिवार्यता से शिक्षकों में आक्रोश नजर आ रहा है। कहा, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति और आरक्षण लागू किया जाए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के अब नाराजगी देखने को मिल रही है शिक्षकों में। बिलासपुर में शिक्षक साझा मंच के बैनर तले शिक्षक सड़क पर उतर आए, जहाँ उन्होंने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान कलेक्टर और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव और शासन के उच्च अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मंच के पदाधिकारियों ने वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया में टीईटी की अनिवार्यता को वर्ष 2028 तक शिथिल करने की मांग की है। शिक्षकों ने टीट की अनिवार्यता खत्म करने, मोदी की गारंटी लागू करने और वेतन विसंगति दूर करने समेत कई मांगों को रखा गया। मंगलवार को जिले भर के सैकड़ों शिक्षक नेहरू चौक पर एकत्रित हुए, जहां से रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और इसका घेराव किया गया। शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। मंच के पदाधिकारियों ने बताया कि यह प्रदर्शन प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालयों में एक साथ आयोजित हो रहा है। रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां भाजी नहीं बनाने पर पत्नी का गला घोंट दिया गया, सब जलाकर आंगन में गाड़ दिया गया। कहीं चली गई कहकर 3 महीने तक ढूंढने का नाटक भी किया और अब जाकर पति अरेस्ट हो गया। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में भाजी की सब्जी नहीं बनाने पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी थी। विवाद के बाद उसने पत्नी का गला घोंट दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया और हड्डियों के अवशेष को अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद करके पत्थर के नीचे दबा दिया था। इसके बाद पत्नी को ढूंढने का नाटक करने लगा। परिवार वालों से कहा गया कि पत्नी बिना बताए घर से चली गई है। थाने पहुंचकर गुम होने की शिकायत भी दर्ज कराई। मायके वालों और पुलिस वालों के पति पर ही शक हुआ। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां 3 महीने बाद जाकर इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है और ये पूरा मामला कापू थाना क्षेत्र का है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक 28 अप्रैल को ग्राम कुमा निवासी देवानंद सिदार कापू थाना पहुंचा था। उसने पुलिस को बताया था कि उसकी पत्नी चमेली सिदार 16 अप्रैल की रात से करीबन 8 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इस पर पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच शुरू किया और देवानंद से भी पूछताछ की गई, जहां उसके बयान पर पुलिस को संदेह हुआ। इसके बाद पुलिस ने चमेली के परिवार वालों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ शुरू की और अब जाकर के 3 महीने बाद जाकर इस मामले का खुलासा हुआ है।
जसपुर में हाइड्रो पावर के सर्वे का विरोध करके ग्रामीणों ने अधिग्रहण से पहले 3 गुना जमीन की डिमांड कर दी है। बता दें, जिले के बगीचा ब्लॉक के भट्टीकोना क्षेत्र में प्रस्तावित हाइड्रो पावर सर्वे को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी बढ़ चुकी है। ग्रामीणों ने सर्वे और संभावित भूमि अधिग्रहण का विरोध करते हुए सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है। उनका कहना है कि किसी भी तरह की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू करने से पहले उनकी मांगों का समाधान किया जाए। मांगे पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। दरअसल बगीचा ब्लॉक के भट्टीकोना क्षेत्र में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हाइड्रो पावर की संभावनाओं का अध्ययन प्रस्तावित है, जहां CSPGCL के माध्यम से केंद्र सरकार तकनीकी संस्था WAPCOS द्वारा क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस सर्वे की जानकारी सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की सबसे बड़ी मांग यह है कि उनकी जमीन का अधिग्रहण अगर किया जाता है तो उनके बदले उनको 3 गुना जमीन उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा प्रभावित ग्रामीणों के अधिकार, आजीविका और भविष्य को लेकर भी सरकार स्पष्ट रणनीति बनाए। ग्रामीणों के अनुसार प्रस्तावित योजना से करीबन 5 से 7 गांव प्रभावित हो सकते हैं। इसमें रौनी, बगीचा और भट्टीकोना के प्रमुख रूप से क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विकास परियोजनाओं के नाम पर उनकी जमीन और आजीविका प्रभावित होने की स्थिति में पहले उनके अधिकारों और मांगों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। प्रदेश में सब्जियों और साथ ही रसोई का बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है। प्याज 60 तो लहसुन अदरक 240 रुपए किलो, 20 से 25 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाली सब्जियां अब 60 पर पहुंच चुकी हैं। बता दें, शक्कर के दामों में बढ़ोतरी के बाद अब सब्जियों की महंगाई ने भी आम लोगों की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। स्थानीय सब्जी मंडी में प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर समेत कई सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी के साथ ही इसका सीधा असर लोगों के रसोई के बजट पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा तेजी लहसुन और अदरक के दामों में आई है। कुछ समय पहले 150 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाले लहसुन और अदरक अब करीबन 240 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए हैं। वहीं 20 से 25 रुपए प्रति किलो पर बिकने वाली प्याज अब 60 रुपए किलो तक पहुंच गई है। कई अन्य सब्जियों के दाम भी लगभग दोगुने हो चुके हैं। बढ़ती कीमतों के कारण ग्राहकों ने सब्जियों की खरीदारी कम कर दी है। जो लोग पहले 1 किलो सब्जी खरीदा करते थे, वे अब आधा पाव या फिर आधा किलो में ही काम चला रहे हैं। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के कारण सीमित आय वाले परिवारों के लिए रोजमर्रा की सब्जियां खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। कांगेर घाटी में नेशनल हाईवे 30 का चौड़ीकरण होने जा रहा है। 6 किलोमीटर की सड़क के लिए वन भूमि का डायवर्जन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से गुजरने वाली करीबन नेशनल हाईवे 30 के 6 किलोमीटर के हिस्से के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का रास्ता अब स्पष्ट होता नजर आ रहा है। परियोजना के लिए 8.3 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को लेकर पहले चरण की सशर्त मंजूरी मिल चुकी है। अब तय शर्तों के आधार पर परियोजना की अंतिम वन मंजूरी के लिए दूसरे चरण का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण का काम आगे बढ़ सकेगा। ये सड़क जगदलपुर सुकमा कोंटा मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत पुराने नेशनल हाईवे 221 के किलोमीटर 25 से 31 तक नेशनल हाईवे 30 के सड़क को चौड़ा और मजबूत किया जाएगा। सड़क का काम पूरा होने के बाद बस्तर के दक्षिणी इलाकों में लोगों को आने जाने में आसानी होने जा रही है। रक्षाबंधन पर एक बार फिर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग के यात्रियों को सुविधा मिलने वाली है। 27 से लेकर 29 अगस्त तक 3-3 फेरे ये ट्रेनें लगाने वाली हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी बिलासपुर रेलवे मंडल ने रक्षाबंधन पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर दुर्ग, रायगढ़, दुर्ग के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है, जो 27, 28 और 29 अगस्त को दोनों दिशाओं में 3-3 फेरे लगाने वाली है। सभी मध्यवर्ती स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव रहेंगे। इससे रक्षाबंधन पर्व पर यात्रा करने वाले भाइयों और बहनों को आने जाने में सुविधा होगी। रेलवे अफसरों के मुताबिक भाई बहन के स्नेह और विश्वास के पर्व रक्षाबंधन पर यात्रियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह स्पेशल ट्रेन के परिचालन का निर्णय किया जा रहा है। ट्रेन के चलने पर रक्षाबंधन पर परिवार और प्रियजनों से मिलने वाले यात्रियों को अतिरिक्त रेल सुविधा का लाभ अब मिलने जा रहा है। रायपुर स्टेशनों पर तकरीबन 6 प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीनें जल्द ही लगने वाली हैं और जल्द ही ये सर्विस शुरू की जाने वाली है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए 6 प्लास्टिक बॉटल क्रशर मशीनें लगाई जाएंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेलवे मंडल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। यात्रियों के इस्तेमाल के बाद फेंकी जाने वाली प्लास्टिक बोतलों को अब इन मशीनों में तुरंत क्रश किया जा सकेगा। इसके बाद क्रश की गई प्लास्टिक की बोतल को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर कुल मिलाकर
6 मशीनों को लगाने की योजना है। इसका उद्देश्य स्टेशन परिसर में प्लास्टिक बोतलों को इधर उधर फेंके जाने से रोकना है और कचरे को व्यवस्थित तरीके से निपटारा करना है। यात्रियों को यह सुविधा अब जल्दी मिलने वाली है। रायपुर के बाद इस सुविधा का विस्तार अन्य प्रमुख स्टेशनों तक किया जाएगा। अगले चरण में दुर्ग, भाटापारा, तिल्दा नेवरा और भिलाई पावर हाउस स्टेशनों पर भी प्लास्टिक बोतल क्रशर मशीनों को लगाने की योजना है। कांगेर में मादा तेंदुआ के शावकों को साथ उछल कूद करती दिखाई दी। मादा तेंदुआ शावकों संग दिखाई दी है और ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है, जिसकी वजह से चिंता बढ़ चुकी है। कांकेर जिले के कोरर क्षेत्र में वन्य जीवों की रिहायशी इलाकों में करीब से मौजूदगी की वजह से अब ग्रामीणों की चिंता बढ़ चुकी है। ग्राम कोकानपुर के मावली माता पहाड़ पर एक मादा तेंदुआ अपने शावकों के साथ नजर आई है। ग्रामीणों ने दूर से ही तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि तेजी से वायरल हो गया। तेंदुए और उसके शावकों को पहाड़ पर देखने के बाद ग्रामीणों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। वीडियो सामने आने के बाद अब आसपास के गांवों के लोग भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक मावली पहाड़ पर कुछ लोगों की नज़र मादवा तेंदुआ और उसके शावकों पर पड़ी। उन्होंने सुरक्षित दूरी से उसका वीडियो बना लिया। वीडियो में मादा तेंदुआ और शावकों के साथ पहाड़ी क्षेत्र में घूमती नजर आ रही हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम क्षेत्र में तेंदुए की गतिविधियों पर अब नजर बनाए हुए है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मौके पर निरीक्षण कर सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से, जहां बत्तख को 9 फीट का अजगर निगल रहा था। कोरबा के फार्म हाउस में इसका शिकार किया जा रहा था। कोरबा जिले के भूलसीडीह गांव में एक फार्म हाउस में करीबन बुधवार सुबह 9 फीट लंबा अजगर बाड़े में बत्तख को निकल रहा था। फार्म हाउस मालिक ने अजगर को देखा तो तत्काल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को इसकी सूचना दी गई। करीबन आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जाकर के इस अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया। फार्म हाउस के मालिक हीरा उरांव ने 3 बत्तख पाल रखी थी। बुधवार सुबह वे बत्तखों को दाना देने के लिए बुला रहे थे। 2 बत्तख तो बाहर आ गई, लेकिन तीसरी नहीं आई। इसके बाद उन्होंने बाड़े के अंदर जाकर देखा तो विशाल अजगर बत्तख को निकल रहा था। घटना देखकर ही हीरा उरांव ने वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी, जहां उनके निर्देश पर टीम ने सदस्य राजू बर्मन और राकेश मानिकपुरी मौके पर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट अब निजी हाथों में है, जहां टिकट की कीमत अब बढ़ने वाली है। सुरक्षा और एयर ट्रैफिक कंट्रोल अथॉरिटी के पास ही रहने वाला है। केंद्र सरकार ने रायपुर समेत 11 एयरपोर्टों को अब निजी हाथों में देने का फैसला कर लिया है। इसके लिए टेंडर और बिड की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। बता दें कि इस पूरे मामले में जानकारी ली तो पता चला कि एयरपोर्ट अब निजी हाथों में जाने के बाद पूरा सिस्टम बदलने वाला है। अभी तक एयरपोर्ट का संचालन रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी करती थी, लेकिन अब टेंडर के बाद इसका संचालन जिस कंपनी को मिलेगा ये के हाथों में चला जाएगा। अभी तक जिन भी शहरों में उदाहरण के तौर पर जयपुर, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद जैसे बड़े विमानतलों को निजी कंपनी ही ऑपरेट कर रही हैं, वहां भी टिकटों और पार्किंग का शुल्क बढ़ाया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से बिड, टेंडर और हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू करने में कम से कम 2 साल का समय लगेगा। जिस भी कंपनी की बिड सर्वोच्च होगी, उस कंपनी को रायपुर एयरपोर्ट का संचालन 50 साल के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। पढ़ाई प्रभावित हुई तो सड़कों पर उतर आए छात्र। गणित शिक्षक की मांग को लेकर के अपना प्रदर्शन करते नजर आए। बता दें, आरंग क्षेत्र के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तामा सेवनी के गणित के शिक्षकों की कमी को लेकर के विद्यार्थियों का आक्रोश खुलकर सामने आया। बता दें कि नाराज छात्रों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर तालाबंदी करके अपने परिजनों के साथ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द गणित शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की गई। समय से गणित विषय के शिक्षक की कमी बनी हुई है। वहीं बता दें, इसके चलते नियमित कक्षाएं लगातार प्रभावित हो रही हैं और विद्यार्थियों को पढ़ाई में दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में छात्रों ने कहा कि गणित महत्वपूर्ण विषय है, ऐसे शिक्षक की व्यवस्था इस विषय के लिए जल्दी होनी चाहिए। छात्रों ने प्रशासन से तत्काल गणित के शिक्षक की नियुक्ति अथवा वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो उनका विरोध आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में आगामी 21 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ हॉकी लीग का आयोजन होने जा रहा है, जहां प्रदेश के 108 खिलाड़ी ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ फिर टैक्टिक्स सीखने का मौका इनको मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में हॉकी को नया प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अक्टूबर में प्रस्तावित छत्तीसगढ़ हॉकी लीग को केवल बड़े नामों और ओलंपिक सितारों के इर्द गिर्द नहीं, बल्कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए एक नई चयन व्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है। लीग के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया में करीबन 400 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिसमें से चयन प्रक्रिया के बाद 108 खिलाड़ियों को 6 टीमों के लिए चुना जाएगा।
इसके अलावा चयनित खिलाड़ियों को जो है आयोजकों के मुताबिक ये हॉकी इंडिया से मान्यता प्राप्त राज्य संचालित प्रोफेशनल हॉकी लीग है, जिसका पहला सीजन 21 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक प्रस्तावित है। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।